अस्सलाम वालेकुम। चलो, स्पेस फिजिक्स के क्वेश्चंस जो हमने करने थे पहले चैप्टर के, अर्थ और सोलर सिस्टम के, उसके हमने एमसीक्यूज कर लिए थे। सो बेसिकली वी डिड इन द लास्ट क्लास वी डिड क्वेश्चन नंबर 2, वी डिड क्वेश्चन 3, वी डिड क्वेश्चन 4, वी लेफ्ट 5 6 7 8 एंड 1, ये हमने छोड़ दिए थे। बाकी सारे हमने कर लिए थे। उसके बाद हमने पेपर 2 के क्वेश्चंस जो करने हैं इसके, उसमें से हमने 1 2 और 3 करने हैं, बाकी छोड़ने हैं फॉर द सेकंड चैप्टर। तो आज जो क्वेश्चंस पहले करेंगे, फिर दूसरा चैप्टर जो है उसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दूसरा जो चैप्टर है उसकी थ्योरी स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले कह रहे हैं स्टेट द नेम ऑफ द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन। सो आपको पता है, याद होना चाहिए प्लैनेट्स का ऑर्डर, कौन सा है सबसे ज्यादा करीब? मरकरी। मरकरी। तो ये ऑर्डर बेटा लाजमी याद रखना है, ठीक है। मरकरी प्लैनेट जो है सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट टू द सन है। प्लैनेट और मून के बीच में कोई डिफरेंस बताएं। एक ही डिफरेंस बताना है, और वो डिफरेंस जिसको डिस्क्राइब करना है। तो आप बता देंगे भाई प्लैनेट किस चीज को ऑर्बिट करता है और मून किस चीज को ऑर्बिट करता है। प्लैनेट किस चीज को ऑर्बिट करता है? सन को। सन को। इन आवर सोलर सिस्टम सन को ऑर्बिट करता है, किसी और सोलर सिस्टम में किसी और स्टार को ऑर्बिट करता होगा, तो हम जनरली स्टार भी कह सकते हैं, बट चलो सन लिख देते हैं, ऑर्बिट्स द सन। और हम कह देंगे मून जो है वो ऑर्बिट करता है, ऑर्बिट्स अ प्लैनेट। तो मून किसी ना किसी प्लैनेट को ऑर्बिट कर रहा होता है, बस ये फर्क है। बाकी वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी उनका साइज हो सकता है, वट एवर, ठीक है। टू डिफरेंस स्टेट करने बिटवीन एस्ट्रॉयड एंड अ कॉमेट। ओके। एक चीज तो हमने ये पढ़ी थी कि एस्ट्रॉयड्स जो है वो एस्ट्रॉयड बेल्ट में होते हैं सारे, और उनका जो ऑर्बिट है वो इतना हाईली एलिप्टिकल नहीं होता। कॉमेट का ऑर्बिट जो है वो हाईली एलिप्टिकल होता है। दूसरी बात हमने ये भी देखी थी कि एस्ट्रॉयड्स जो है उनकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, और वो रॉकी और सॉलिड मटेरियल से बने हुए होते हैं, जबकि कॉमेट जो है वो आईसी मटेरियल से और डस्ट से बने हुए होते हैं, उनकी डेंसिटी जो है वो कम होती है। तो ये दो डिफरेंसेस हैं, ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि एस्ट्रॉयड का जनरली जो पीरियड है वो कम होता है, ऑर्बिटल पीरियड। कॉमेट का ऑर्बिटल पीरियड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन राइट। पहले हम अपना आंसर लिख लेते हैं, बट आई विल टेल यू, शो यू द मार्किंग स्कीम एज वेल। यू कैन राइट मल्टीपल स्टफ ओवर हियर। सो यू कैन से कॉमेट का जो ऑर्बिट है, कॉमेट्स ऑर्बिट स्पेशली जो था वो बहुत हाईली एलिप्टिकल होता था, हाईली एलिप्टिकल। एस्टेरॉयड का जो ऑर्बिट होता है वो अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर होता है, ठीक है वो भी एलिप्टिकली, परफेक्टली सर्कुलर वो भी नहीं है, ठीक है, लेकिन हाईली एलिप्टिकल तो नहीं। ये डिफरेंस है एक, दिस इज वन डिफरेंस, क्योंकि आपने एक ही बात अभी डिस्कस की है, ऑर्बिट की नेचर डिस्कस की है। उसका ये बता दो, comets have low density. Maybe you can talk about the materials that they are made out from. IC materials से बने हुए होते हैं एस्टेरॉइड्स जो होते हैं। Have high density, and again maybe you can discuss the materials that they are made out of from, ठीक है। ओके, चलो। तो लेट्स टॉक अबाउट द मार्किंग स्कीम कि वो इस पे क्या कह रही है, इसका क्वेश्चन कितना डिफरेंट होना चाहिए। I'm gonna go over here. Question number 1, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस उन्होंने लिखे हैं, वैसे यू कैन गो अहेड एंड रीड दिस फॉर योर इंफॉर्मेशन। ये फाइल आपके पास भी है वैसे। कॉमेट कम्स फ्रॉम फार अवे, ये एक पॉइंट है, इनमें से ये सारे पॉइंट एक ही जैसे कंसिडर होंगे, सही है। कॉमेट के बारे में कितने पॉइंट्स हैं? comes from far away, from outside the solar system, has a highly elliptical orbit, has a long period, contains ice, has a tail, उसके जो है वो लाइट की एक उसके पीछे से टेल सी निकल रही होती है। loses mass as it passes the sun. Comet comes in a smaller range of sizes, generally उनका साइज छोटा होता है। Many more asteroids than comets, asteroids made out of rock, asteroids made of metal। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? कैन एवरीवन स्टिल हेयर मी? नहीं आ रही है।
कैन यू ऑल हेयर मी? यस सर। ओके, तो हुआ ये है कि मेरी लाइट चली गई है, ये नई कहानी शुरू हुई है आज के दिन से, तो इसलिए मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। आई एम जस्ट गोना रीशेयर माय स्क्रीन। ओके, कैन यू ऑल सी द स्क्रीन? Yes, sir. ओके, ठीक है, राइट, चलो कंटिन्यू करते हैं। सो क्लास रिकॉर्ड हो रही है। मैं ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रहा था कि देखो कॉमेट जो है वो उसके अंदर कितने सारे पॉइंट्स हैं। कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स के बारे में आप लिख सकते हो, बहुत सारे उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं, कम से कम भी 8 8 9 9 पॉइंट्स लिखे हुए हैं दोनों के बारे में, मतलब कोई से भी लिख सकते हो। ठीक है, बस दो पॉइंट्स के बीच में कंपैरिजन होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल इफ यू राइट एस्ट्रॉइड्स आर मेड ऑफ रॉक, तो इससे कंपैरिजन क्या बनता है कि एस्ट वो जो है कॉमेट्स जो है वो दे कंटेन आइस। ठीक है, और व्हेन यू से एस्ट्रॉइड्स आर मेड ऑफ मेटल्स, तो आप ये बताओगे दे कंटेन आइस। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे इस पॉइंट को इस पॉइंट से कंपेयर कर रहे हो, मेक्स नो सेंस, राइट। हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो आप बताओगे कि उसका जो ऑर्बिट है वो थोड़ा सा छोटा होता है और सर्कुलर होता है, बट कोई रैंडम कंपैरिजन नहीं करना, जिस पॉइंट की आपस में लॉजिक बनती है उसी को कंपेयर करना है, दैट्स द ओनली थिंग। बाकी इतना कोई मसला नहीं, सो बेसिक कॉमन सेंस है। चलो आगे चले, शाबाश। तो अभी हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे और हम कह रहे थे द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन ऑर्बिट्स एट इन 88 डेज। सो बेसिकली मरकरी के बारे में बात हो रही है कि उसका ऑर्बिट जो है वो 88 डेज का होता है। टू रीजंस व्हाई अर्थ टेक्स लॉन्गर। दो रीजन, कौन से दो रीजन है जी? अर्थ को ज्यादा टाइम क्यों लगता है ऑर्बिट करने में? क्या वजह होगी? अगर हम साथ में नोट्स खोल लें तो हम डायग्राम्स को भी विजुअलाइज कर सकते हैं। सो कहाँ है स्पेस फिजिक्स के नोट्स? गिव मी अ सेकंड, आई जस्ट ओपन देम अप सो वी कैन टॉक अबाउट दिस। हाँ, अर्थ को ज्यादा टाइम क्यों लगेगा मरकरी से ऑर्बिट करने में? ये मरकरी है, उसको 88 डेज लगते हैं, अर्थ को लगते हैं 365 डेज। तो पहली बात तो है कि उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है। अर्थ हैज टू कवर मोर डिस्टेंस, और स्पीड के बारे में भी तो बात करनी है। जो प्लेनेट दूर होता है उस पर कम फोर्स लगती है और उसकी स्पीड भी कम होती है, राइट। तो हम ये बताएंगे कि स्पीड इज लेस कंपेयर टू मरकरी। ठीक है, सो दैट्स व्हाट द थिंग इज। स्टेट द टाइम टेकन फॉर द लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ। ये आपको याद होनी चाहिए ना, बताया था। कितनी होनी चाहिए, किसको याद है? हाउ मच शुड दिस बी? सन से अर्थ तक लाइट आने में कितना टाइम लगता है? 500 seconds. Okay, using your answer to E1, calculate the distance from sun to earth. Show your working. Okay, E1 के अंदर आपने 500 सेकंड लिखा है, डिस्टेंस निकाले। डिस्टेंस कैसे निकलता है? स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके। वेल, स्पीड जो है वो लाइट की आपको पता है, याद होनी चाहिए, इतनी होती है। टाइम आपने बता दिया 500 होता है। आई थिंक ये एग्जांपल हमने एग्जाम्पल एग्जैक्टली आपने अपने लेक्चर के दौरान भी की है। सो डिस्टेंस और टाइम को मल्टीप्लाई किया, क्या जवाब आ रहा है? यस, आई थिंक हमारे पास आंसर आ रहा है 1.5 टाइम्स 10 to the power 11 मीटर्स। ये आपका जवाब आ रहा है सन से लेके अर्थ तक का। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन आसान सा था, कोई चीज इसमें बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, बिल्कुल सीधा सीधा सा क्वेश्चन था। लेट्स डू नंबर 2। कह रहे हैं जी, a year, a month and day can be defined in terms of motion of the earth, the moon and the sun. Complete the following sentences. 1 year किस चीज को कहते हैं हम? किस चीज से लिंक करेंगे?
टाइम टेकन, अर्थ की कंप्लीट रोटेशन जो एक सन के इर्द गिर्द होती है। तो इसके लिए हम इसको सिंपल वर्ड्स में ऑर्बिट बोल सकते हैं। रोटेशन का वर्ड नहीं यूज करेंगे। रोटेशन का मतलब होता है घूमना, ऑर्बिट का मतलब होता है चक्कर लगाना। सो रोटेशन का मतलब होता है बेसिकली स्पिन करना। क्योंकि कहेंगे टाइम फॉर अर्थ टू ऑर्बिट द सन। ऑर्बिट इज द simplest word that you can use. ठीक है। month is the time for what? मून टू ऑर्बिट द अर्थ। Exactly, moon to orbit the earth. And what is a day? अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेशन करती है। Yes, for earth to rotate or spin about its axis, right? एक मिनट रुको, चलो क्या करेंगे। अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, 3 प्लैनेट्स हैं। उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उनकी स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, ऑर्बिटल स्पीड। टाइम टू ऑर्बिट दिया हुआ है ईयर्स में। और वो कह रहे हैं जी गिव योर आंसर इन किलोमीटर। एवरेज रेडियस ऑफ सैटर्न निकालना है, सैटर्न का ऑर्बिटल रेडियस निकालना है। फॉर्मूला हम यूज करेंगे ऑर्बिटल स्पीड वाला। क्या फॉर्मूला? ऑर्बिटल स्पीड इज 2πr अपॉन ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड ऊपर दिया हुआ है, ऑर्बिटल स्पीड ऊपर दी हुई है, और आपने निकालना है रेडियस। ठीक है। स्पीड आपको किलोमीटर्स पर आवर में दी हुई है, तो आप यहाँ पे किलोमीटर्स पर आवर में ही लिख दो एज इट इज, क्योंकि डिस्टेंस भी किलोमीटर में, आर भी किलोमीटर्स में ही निकालना है। सैटर्न का निकालना है तो सैटर्न का डेटा यूज हो रहा है। 2π यहाँ पे, आर इज अननोन। व्हाट एल्स? टाइम। टाइम टू ऑर्बिट जो है वो आपको टाइम टेबल में दिया हुआ है, लेकिन वो कितना है टाइम सैटर्न का, अब वो ईयर्स में दिया हुआ है, लेकिन मुझे डेटा कौन सी यूनिट्स में लिखना चाहिए यहाँ नीचे? सेकंड्स में। नहीं, नहीं। टाइम पीरियड स्पीड के यूनिट्स क्या है? स्पीड के यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। नहीं, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में है। तो टाइम के मुझे यहाँ पे यूनिट्स क्या रखने चाहिए? आवर्स। ओके। आवर्स, राइट। तो आवर्स होंगे, तो सैटर्न को लग रहे हैं 29 ईयर्स। ईयर में होते हैं 365 डेज, और हर दिन में होते हैं 24 घंटे। ये हो गया पूरा इसका टाइम आवर्स में। नाउ यू गो अहेड एंड सॉल्व एंड रीअरेंज। तो आर की वैल्यू क्या आती है निकाल के बताओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा, जल्दी से बताना शाबाश। लाइट चली गई है और शदीद गर्मी में बैठा हूँ मैं। चलो खैर, क्या कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय 2π, 1.4 समथिंग आंसर आ रहा है। 1.4 स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा इसे मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स 10⁻⁹ ये किलोमीटर्स में ही आया आंसर। इसको कन्वर्ट नहीं करना है ऑटोमेटिकली किलोमीटर्स में, क्योंकि स्पीड जो है वो किलोमीटर्स पर आवर में थी। इसको मैंने कन्वर्ट नहीं किया, तो आर इज ऑल्सो इन किलोमीटर्स। ओके जी, ये सो आपने दैट्स, टी की वैल्यू कैसे लिखी है? क्या कह रहे हो बेटा? ये आपने टी की वैल्यू कैसे लिखी है? टी की वैल्यू मैंने आवर्स में लिखी है। तो टाइम टू ऑर्बिट जो है वो, ऑर्बिटल पीरियड जो है वो सैटर्न का 29 ईयर्स था। ईयर्स को डेज में कन्वर्ट करने के लिए 365 से मल्टीप्लाई किया, फर्दर 24 से मल्टीप्लाई किया आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि एक साल में 365 डेज होता है, एक दिन में 24 घंटे होता है। ठीक। तो आवर्स में क्यों कन्वर्ट की है? क्योंकि मेरे पास जो स्पीड के यूनिट्स हैं वो किलोमीटर्स पर आवर में है, तो यहाँ पे टाइम के यूनिट आवर्स में होनी चाहिए, तभी ये किलोमीटर्स में आएगा। कंसिस्टेंसी ऑफ यूनिट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट वट एवर फॉर्मूला यू आर यूजिंग। एक और एग्जांपल दे देता हूँ जल्दी से। वेट का फॉर्मूला यूज करते हो? वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W = mg। mg। जी। तो आपको निकालना है, बल्कि एक बेहतर एग्जांपल देता हूँ। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। डेंसिटी का यूनिट, डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करते हो मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं कहता हूँ मुझे आंसर चाहिए ग्राम पर cm³ में, दिस इज द आंसर आई वांट द आंसर इन दीज यूनिट्स, और आप मास को यूज करो और केजी में,
और वॉल्यूम को रखो मीटर क्यूब में, तो क्या आपका आंसर ग्राम पर सीएम क्यूब में आएगा? नहीं, आपका आंसर केजी पर मीटर क्यूब में आएगा। सो दैट्स नॉट राइट। सो इफ आई वांट, और मैं इसको अगर अभी चेंज कर दूं सीएम क्यूब में, अभी भी मेरा आंसर ग्राम पर सीएम क्यूब में नहीं आएगा, मेरा आंसर आएगा केजी पर सीएम क्यूब में। सो आई नीड टू not only convert this to cm cube but also I need to have this in grams। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता कि इसको मैं ग्राम में रखूं और इसको मीटर क्यूब में रखूं। कंसिस्टेंसी ऑफ यूनिट्स इज इंपॉर्टेंट। अब इसलिए मुझे यहाँ पे आंसर निकालना था किलोमीटर्स में। अगर मुझे चाहिए ये किलोमीटर्स में, तो ये होना चाहिए आवर्स में और ये होना चाहिए किलोमीटर्स पर आवर में। अच्छा, ये भी आवर्स में क्यों रखा था? क्योंकि ये किलोमीटर्स पर आवर में था। अगर ये स्पीड होती किलोमीटर्स पर सेकंड में, तो इसको फिर मैं सेकंड में कन्वर्ट करता। ठीक है, अगर ये होता किलोमीटर्स पर मिनट में, तो इसको फिर मैं मिनट्स में रखता। तो कंसिस्टेंसी ऑफ यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो शाबाश। ओके, ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बेसिक सवाल ही है। तो दिखा रहे हैं कि एक पोजीशन दिखाई है आपको कि अर्थ, जुपिटर और सैटर्न बिल्कुल साथ साथ अलाइन हो गए सारे। ठीक है, दे आर इन लाइन। 29 years later सैटर्न वापस आ जाएगा सेम पोजीशन पे, सैटर्न सेम पोजीशन पे आ जाएगा, बट अर्थ एंड जुपिटर आर नॉट इन द सेम लाइन। ये नहीं कह रहे कि वो सेम पोजीशन पे नहीं आएंगे, वो ये कह रहे हैं कि सेम लाइन में नहीं होंगे अर्थ और सैटर्न एक दूसरे से। कौन कौन? जुपिटर और अर्थ। तो ये कह रहे हैं ये तो यहाँ वापस आ जाएगा, इन दोनों का बताएंगे ये कहाँ पे होंगे, और एक्सप्लेन करेंगे जुपिटर और अर्थ why would they not be along the same line? Okay, so they have to use the data from the table. जुपिटर, पहली बात तो ये कि सैटर्न वापस क्यों आ जाएगा? सैटर्न का ऑर्बिटल पीरियड कितना है? हाउ मच इज इट? 29 years। तो 29 years बाद सैटर्न क्या करेगा? घूम के एग्जैक्टली यहीं पे आ जाएगा। बट टॉक अबाउट अर्थ, अर्थ कहाँ पे होगा? अर्थ का टाइम पीरियड कितना है रोटेशन का, ऑर्बिट का? 1 year। तो 29 years बाद अर्थ कहाँ पे होगा? एनी आइडिया? यहीं पे होगा या कहीं और होगा? क्या 29 उधर ही होगा। से डिविजिबल है? हाँ, 29 1 से डिविजिबल है, तो कहना है इसे कि अर्थ यहीं पे ही होगा। 29 हाँ, अर्थ 29 ऑर्बिट्स कंप्लीट कर चुका होगा, बट इवेंचुअली होगा यहीं पे। बट देन लेट्स टॉक अबाउट जुपिटर। क्या जुपिटर का जो पीरियड है वो 12 years है। अब 12 साल बाद जुपिटर यहाँ पे आएगा वापस, 12 साल और गुजर जाएंगे, 24 years बाद यहाँ पे होगा। अब तीसरी दफा जब जुपिटर यहाँ पे आएगा दैट वुड बी एट 36 years, पर 29 years पे जुपिटर कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा, इधर कहीं, मतलब बड़े जहां भी होगा उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बट जुपिटर डेफिनेटली यहाँ तो नहीं होगा। तो इसलिए अर्थ और जुपिटर विल नॉट बी इन द सेम लाइन। दैट्स द मेन थिंग दैट वी हैव टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो हम बताएंगे अर्थ विल बी बैक एट द सेम पोजिशन, या हम बता देंगे अर्थ will complete 29 orbits and come back to the same position। relative to the sun, वो लिखने की जरूरत नहीं, इतना टाइम नहीं है। जुपिटर हाउएवर, जुपिटर कितने ऑर्बिट कंप्लीट कर लेगा? कैन वी से दिस इन टर्म्स ऑफ एक ऑर्बिट कंप्लीट कर लेगा, 2 ऑर्बिट कंप्लीट कर लेगा, 3 ऑर्बिट कंप्लीट कर लेगा? वेल 29 years है टोटल जुपिटर के पास, और उसका ऑर्बिट 12 years का है, तो 29/12 करने से पता चलता है कि जुपिटर कंप्लीट करेगा तकरीबन how many? 2.4 orbits। Jupiter will complete 2.4 orbits। You don't really have to say 2.4, you can say it will complete somewhere between 2 and 3 orbits, you can also say that। ठीक है, बट हम यहाँ पे लिख देते हैं will complete 2.4 orbits and therefore will not be at the same position after 29 years, right? इसीलिए वो और अर्थ सेम पोजीशन सेम लाइन में नहीं है, बस बात एक्सप्लेन हो गई। अब ये डायग्राम देखो, कह रहे हैं कि 6 साल के बाद तीनों प्लैनेट्स की पोजीशन दोबारा से बनाए।
ठीक है, इनिशियल पोजीशन आपके सामने है, 3 साल के बाद आपने, 6 साल के बाद आपने दोबारा से बनानी है. सो हियर्स व्हाट आई विल डू, I'll ask everyone to just sketch it very quickly and their on their pages and send me a picture on WhatsApp. ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से देख लूंगा. बस आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है. यार मुझे नहीं लग रहा मैं 1 घंटा बैठ के यहाँ क्लास ले पाऊंगा, बिल्कुल शदीद गर्मी हो गई है और अंधेरा हो गया है एंड आई एम बेसिकली जस्ट सिटिंग ओवर हेयर विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी. 4G पे मैं चल तो रहा हूँ, वो तो मसला नहीं है, बट मसला यहाँ पे ये है कि ये क्वेश्चंस करके, अगला वाला क्वेश्चन करके अब शायद अभी मैं क्लास फिलहाल तो बंद ही कर दूँ, लाइट जो है उसका कुछ देखना पड़ेगा. ठीक है, बट जल्दी से पहले क्वेश्चंस कंप्लीट करें. तो ये मुझे भेजो जरा करके, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ. इफ यू नीड रिमाइंडिंग कि कौन सा वाला कितना उसका पीरियड है हर सबका, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ. सैटर्न का पीरियड है 29 ईयर्स, जुपिटर का पीरियड है 12 ईयर्स और अर्थ का पीरियड है 1 ईयर. अब तीनों पहले यहाँ राइट साइड पे हैं, सैटर्न और इनकी ये पोजीशंस है ओरिजिनल. तो 6 साल बाद ये कहाँ पे होंगे? आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूँ मैं. सबा नो, जुपिटर विल नॉट बी एट द सेम पोजीशन. अर्थ का आपने सही बताया, बट जुपिटर सेम पोजीशन पे नहीं होगा. तो मैं कह रही हूँ नियर उसके, क्योंकि वो कह रहे हैं एग्जैक्टली 6 सालों के और बाद, तो वो तो 36 में उसने सेम पोजीशन पे आना था, तो 35 ईयर्स तो हो गए ना. जुपिटर का पीरियड क्या है ऑर्बिट का? 12 ईयर्स. तो 6 ईयर्स में वो कहाँ पहुंचेगा? अच्छा ओके, तो सर मैं 29 में ऐड करके कर रही थी. ओके. क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, इसीलिए तो मैंने अंडरलाइन किया है. ओके, डिड एनीवन सेंड मी एनीथिंग? अभी तक तो कुछ नहीं आया. सही है सब, आप जुपिटर का सही बता रहे हो. अब लास्ट जो चीज़ है वो क्या रह गया है? सैटर्न का डिसाइड करना है. सैटर्न का अंदाजे से आप बना सकते हैं, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन भी कर ले तो इट इज़ हेल्पफुल, ऑल्दो इट डजंट हैव टू बी एग्जैक्ट, बट कैलकुलेशन की जा सकती है. एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी की जा सकती है उसकी पोजीशन को पता करने के लिए. Okay. What do you mean by second quadrant, Fatma? Top right, bottom right, top left, bottom left. Which one are you talking about? Bottom right. So you're saying Saturn इधर होगा इस वाली पोजीशन पे? Is that what you're saying? Yes, ठीक है, करेक्ट. लेकिन उसके अंदर भी इस लाइन के ज्यादा करीब होगा या इस लाइन के ज्यादा करीब होगा? गुड. चलो, पहली बात तो हम तीनों को उनके ओरिजिनल पोजीशन में बना लेते हैं. तो भाई, अर्थ ये रहा, जुपिटर ये रहा और सैटर्न ये रहा. ठीक है, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न. पहली बात, अर्थ के साथ क्या होगा? 6 साल गुजरेंगे,
1 साल में अर्थ यहाँ आ जाएगा, 2 साल में 2 ऑर्बिट, 3, 4, 5, 6। तो अर्थ को आपने यहीं बनाना है। अर्थ की पोजीशन डिसाइड हो गई, अर्थ यहाँ पे होगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट जुपिटर। जुपिटर को लगते हैं 12 साल अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने में। हमें बताना है 6 साल बाद वो कहाँ होगा। तो अगर 12 साल होते जुपिटर के पास तो वो पूरा अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता, बट 6 साल में वो अपना आधा ऑर्बिट कंप्लीट करेगा। So this is where Jupiter will be. It will just cover 180 डिग्रीज, 360 में से 180 डिग्री का ऑर्बिट वो कंप्लीट कर लेगा, ये कह सकते हैं हम। ये अपना आधा ऑर्बिट कंप्लीट कर लेगा 6 सालों में। लेट्स टॉक अबाउट सैटर्न नाउ। सैटर्न का पीरियड है 29 ईयर्स, बट इट ओनली हैज 6 ईयर्स। कैन वी अगेन जस्ट क्विकली कैलकुलेट कि कितना ऑर्बिट वो कंप्लीट कर लेगा। कैन आई से कि भाई उसके पास टाइम कितना, असल में 6 साल है, उसका ऑर्बिट है 29। पहले मैंने इसी तरह किया था, पहले उसके पास थे, मैंने पहले इसी तरह किसका निकाला था, जुपिटर का निकाला था, कि उसके पास एक्चुअल टाइम है 29, उसका अपना ऑर्बिट है 12, तो इट विल कंप्लीट 2.4 ऑर्बिट्स। नाउ डूइंग द सेम थिंग फॉर सैटर्न, एक्चुअल टाइम है उसके पास 6 ईयर्स और उसका अपना जो ऑर्बिट है वो 29 ईयर्स है। सो 6/29 व्हाट डज दैट गिव मी? फ्रैक्शन में क्या आता है? 6 डिवाइडेड बाय 29, 6 डिवाइडेड बाय 29 आता है 0.2। 0.2 अपना यह ऑर्बिट कंप्लीट करेगा। अब 0.2 क्या है? व्हाट इज 0.2 इन टर्म्स ऑफ लाइक परसेंटेज टर्म्स में इसको कैलकुलेट करें तो क्या होता है? लेट्स जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 100। सो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट विल रफली कंप्लीट 20% या 21% ऑफ इट्स ऑर्बिट। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये 25% है, ये 50% है, ये 75% है और ये 100% है? तो 25% के करीब 20% यहाँ कहीं होगा, तो सैटर्न को यहाँ कहीं ला सकते हैं हम। बट another way of thinking about this is in terms of degrees. So this is 0 degree, this is 90 degree, 180, 270 and then 360 degrees, but also obviously 0 degrees. So अगर मैं इसको 360 से मल्टीप्लाई करूँ, राइट, अगर मैं इसको 360 से मल्टीप्लाई करूँ, ये सिर्फ रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट, बट स्टिल एक चीज का वो एग्जामिनर चेक करेगा। एक मिनट, तो 360 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इन टर्म्स ऑफ एंगल, क्योंकि सर्कल है तो एंगल हम ले सकते हैं, राइट। तो 360 डिग्री से जब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो दैट गिव्स मी, एक मिनट रुको, तो मेरे पास आ रहा है 74.4 डिग्रीज। लेट्स जस्ट रफली से 75 डिग्रीज, 75 डिग्रीज, 75 डिग्रीज यहाँ पे है 90, 75 डिग्री यहाँ कहीं होगा, राइट। सो मैं क्या करूँगा, सैटर्न को उठा के यहाँ ले आऊँगा, बट आई हैव टू बी केयरफुल। मैं अगर यहाँ कहीं रैंडमली इसको रख देता हूँ, पूरी जगह पे कहीं भी रख देता हूँ, बट इफ माई सैटर्न इज क्लोजर टू दिस लाइन देन दिस लाइन, देन इट वुड बी कंसिडर्ड रॉन्ग। ये सही है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा दूसरा क्वेश्चन भी। बस अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, फिर हम आगे चलते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है आज। चलो लेट्स फिनिश दिस वेरी क्विकली, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। मैं इसका सिर्फ लास्ट पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, बाकी बहुत आसान है। सो देयर सेइंग some planets are given and their distances from the sun are given. Mercury, Earth, Jupiter, कुछ बीच में मिसिंग है, complete the name by writing the names of the missing planet. Mercury के बाद क्या आता है यार? Venus, और Earth के बाद आता है Mars. Okay, as the planets move around the sun, the distance between the Earth and the Jupiter changes. Use table 3.1 to calculate the smallest distance and the largest distance between Jupiter and Earth. Now for doing this type of question, the diagram that you saw in the last question was very helpful. तो आप इस तरह का एक डायग्राम बना दो अपने पास। ये क्या हो गया? ये सन हो गया, राइट। ये हो गया आपका अर्थ और ये हो गया आपका जुपिटर। अब अगर अर्थ का डिस्टेंस है ये वाला 1.5 और जुपिटर का डिस्टेंस है ये 7.8, तो अर्थ और जुपिटर के बीच में स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये इनके बीच में हो जाएगा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। व्हेन इनके बीच में स्मॉलेस्ट डिस्टेंस तब होगा जब ये दोनों सेम साइड पे होंगे। तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कैसे आएगा? इन दोनों डिस्टेंसेस को सब्ट्रैक्ट करके, राइट। तो इन दोनों को आप कर दोगे
सब्ट्रैक्ट, अपने आंसर के साथ यूनिट भी लिखोगे, ये सारे यूनिट किलोमीटर्स में दिए हुए हैं तो आपका आंसर भी किलोमीटर्स में आएगा। अब लार्जेस्ट डिस्टेंस कब आएगा? जब जुपिटर, एक मिनट रुकना बेटा, अगर जुपिटर इस साइड पे आ जाए या चलो अर्थ उस साइड पे आ जाए, मतलब इधर दोनों जो है वो because of the differences in the period sometimes they will not be aligned and sometimes they would be exactly on the opposite sides. Now the Jupiter's distance is obviously this one, ये है जुपिटर का डिस्टेंस अब सन से। तो अर्थ और जुपिटर का लार्जेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस अब ये है, राइट, ये है लार्जेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। और उस केस में जाहिर सी बात आप क्या करोगे, ये डिस्टेंस निकालना है तो इन दोनों को ऐड करोगे, तो यहाँ पे ऐड कर दो और आगे किलोमीटर में अपना आंसर लिख दो। ठीक है, ये हो गया, आसान क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा वियर्ड भी था, लेकिन खैर है, कर लेंगे। ठीक है, तो मसले वाली बात नहीं है, बेसिक कॉमन सेंस भी कभी पर यूज करनी पड़ जाती है। सो अ प्लैनेट इज एन ऑर्बिट अराउंड अ डिस्टेंट स्टार। सो कोई और स्टार है, कोई और प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम से बाहर कोई चीज है। As it passes in front of the star, it blocks some light of the star reaching the earth, reducing the brightness, ठीक है, as seen from earth. So हो क्या रहा है कि हमारा एक बंदा जो है वो बैठा हुआ है अर्थ पे, ठीक है, और उसने अपना टेलीस्कोप ली हुई है और वो टेलीस्कोप से जो है वो एक स्टार को ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन उस स्टार की ब्राइटनेस जो है वो चेंज होती है। इसलिए चेंज होती है कि उस स्टार को एक प्लेनेट ऑर्बिट कर रहा है, और जब वो प्लेनेट उस ऑर्बिट के स्टार के सामने से गुजरता है, यहाँ से गुजरता है, तो इसकी ब्राइटनेस जो है वो कम होती है। और जाहिर सी बात है जब गुजर के वापस पीछे चला जाएगा तो उसकी ब्राइटनेस वापस आ जाएगी स्टार की अपनी लेवल पे। तो ये ग्राफ इनकम्प्लीट है, कहने पहले तो इस ग्राफ को आप कंप्लीट कर दें। ठीक है, planet is in front of the star from time t2 to t1 to t2, यहाँ से in front of the star है, उसके बाद वो वापस पीछे चले जाएगा। तो how the brightness varies with time, you can do that, आसान सा है। आप इसकी ब्राइटनेस गिराओ और इवेंचुअली सेम लेवल पे वापस ले आओ। ये इंपॉर्टेंट है कि सेम लेवल पे वापस आए। ठीक है, यहाँ पे आप बस मिडल में सबसे कम रख लो, छोटा सा एक हॉरिजॉन्टल पार्ट रख लो, थोड़ा सा फ्लैट पार्ट हो तो बेहतर है ग्राफ का। तो जैसे मैंने थोड़ा सा कोशिश किया कि यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट पार्ट हो, क्योंकि यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, उसमें ब्राइटनेस में एज सच कोई डिफरेंस नहीं आ रहा होगा। सो इट वुड बी बेटर टू ड्रॉ इट लाइक दिस। इसको गिराओ नीचे और फिर थोड़ी देर के लिए फ्लैट कर दो, और फिर वापस जब वो गुजरने वाला होगा तो सेम लेवल पे ले जाओ। सो फ्लैट करने का मकसद ये है कि जब प्लेनेट इतना बड़ा नहीं है तो जब वो सामने रहेगा यहाँ से यहाँ तक तो ऐसा ब्राइटनेस में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन जब जाने वाला होगा तो ब्राइटनेस ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी। सो दैट्स द फर्क। अब वो कह रहे हैं डिस्क्राइब हाउ द कंप्लीटेड can be should be changed. How will the graph change if there was a larger planet in front passing of the same star? बड़ा planet होगा तो जाहिर सी बात है more light will be blocked, right? More light will be blocked. So minimum point जो है ग्राफ का, minimum point वो lower होगा, will be lower. और एक और जो डिफरेंस यहाँ पे आएगा, वो जो ये वाला पार्ट है ना ग्राफ का, ये वाला, इसका ग्रेडियंट और ज्यादा स्टीप होगा। So if I were to just draw a new graph over here, it would look, kind of look something like this. नया ग्राफ देखने में कुछ इस तरह का होगा। ये वाला कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा? ओके, ये बाकी सब तो ग्राफ सेम ही रहेगा। दिस इज व्हाट वी आर डिस्क्राइबिंग के स्टीपर ग्रेडियंट एट बोथ एंड्स, क्योंकि जब बड़ा स्टार होगा तो एकदम से जो है वो ब्राइटनेस में चेंज आएगा। ठीक है, अच्छा, हाउ द एस्ट्रोनॉमर यूजेस द चेंज इन ब्राइटनेस टू मेजर द पीरियड ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिटल पीरियड निकालना है। देखो भाई सीधी सी बात है, ये अभी एक दफा सामने से गुजरा है प्लेनेट, प्लेनेट तो बार बार सामने से गुजरेगा। आप या तो इस वाले पॉइंट को पकड़ लो या इस वाले पॉइंट को पकड़ लो, और मैं क्या करता हूँ, इस ग्राफ को एक्सटेंड करता हूँ, इस ग्राफ को मैं एक्सटेंड करता हूँ, इस ग्राफ को मैं एक्सटेंड करता हूँ। क्या दोबारा ऐसा होगा, विल इट हैपन अगेन कि ब्राइटनेस डिक्रीज होगी? जब वो दोबारा आएगा तो फिर डिक्रीज होगी। दोबारा से T1 आएगा और क्या दोबारा से T2 आएगा? यस, जब वो पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करेगा तो एग्जैक्टली। तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बनेगा, ये आगे जाएगा और दोबारा से ये चीज होगी और दोबारा से ये चीज होगी।
कहाँ से कहाँ तक का टाइम जो है वो एक ऑर्बिट है। अब इस बात को समझना जरूरी है। T1 से लेके ये वाला जो T1 है, जब दोबारा ब्राइटनेस डिक्रीज कर रही है, दिस इज वन ऑर्बिट। और यू कुड ऑल्सो हैव सेड, ये भी कह सकते हो आप कि T2 से लेके दूसरा वाला T2 तक जो है, तो जब ब्राइटनेस इंक्रीज करना शुरू हुई और जब दोबारा गिर के दोबारा इंक्रीज करना शुरू हुई, तो इसको भी आप एक ऑर्बिट कंसिडर कर सकते हैं। हम इसको लिख लेते हैं। हम क्या ये कह सकते हैं कि भाई जब मेरा प्लेनेट जो है वो यहाँ पे होगा तो ये वाला सीन चल रहा है। अब वो जब दोबारा से ये वाला सीन आएगा, इसका मतलब प्लेनेट दोबारा यहाँ पे आ गया, तो घूम के आया ना पूरा, तो इसका मतलब अपना पीरियड वो कंप्लीट कर चुका है। तो हम यही कहेंगे, हम ये कहेंगे मेजर द टाइम टेकन फॉर ब्राइटनेस टू डिक्रीज वाला पार्ट अगेन, स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर, स्टार्टिंग फ्रॉम T1 ऑन द ग्राफ, जो पहला वाला T1 था, ये स्टार्टिंग है और ये वाला एंडिंग है। ये आपका स्टार का पीरियड है, सॉरी स्टार का नहीं, प्लेनेट के ऑर्बिट का पीरियड है। ये जो बाकी के दो क्वेश्चंस हैं, obviously they are from the next chapter, we are going to do them and some book questions after completing the next chapter. उसके नोट्स अपलोडेड हैं, you can definitely study it, ठीक है, उसको आप देख सकते हो। लेकिन अगली क्लास में उसको स्टार्ट करेंगे, कोशिश करके अगली क्लास में ख़त्म कर लेंगे। फिलहाल मैं क्लास इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ बिकॉज ऑल तो हमारे पास है अभी लेट से 20-25 मिनट हैं, लेकिन लाइट गई हुई है और बिल्कुल अभी हिम्मत नहीं हो रही, बहुत पसीने आ रहे हैं। सो आई एम गोना एंड द क्लास ओवर हियर, ठीक है। चलो कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।